हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसके पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ग्रोथ एंड कंपाउंडिंग। तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स कि हम जब बैंक में पैसे जमा कराते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में, तो उसके बदले में उसके रिटर्न में बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है। और ये दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमसे क्या कहा गया है, यू माइट हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स लाइक, यानी आपने इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी, 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक एट द रेट 6% पर एनम और सेविंग्स अकाउंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 2.5% पर एनम। तो आपने इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी कि अगर आप एफडी कराते हैं 1 साल के लिए तो आपको 1 साल का 6% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर। इसके अलावा अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो सेविंग अकाउंट में जो आप अपने पैसे रखते हैं उस पर आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट क्या होता है वो यहाँ बताया गया, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज ऑन मनी डिपॉजिटेड केप्ट विद देम, यानी कि जो पैसा आप बैंक में रखते हैं, जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, उसके बदले में जो पैसा आपको दिया जाता है बैंक या पोस्ट ऑफिस, उस पैसे के बदले में जो आपने जमा कराया उसके रिटर्न में जो पैसे आपको देता है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो आपको मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 रुपीज़, और 1 साल के बाद बैंक आपको 11,000 रुपये फॉर एग्जांपल वापस करता है, तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला ना, इसका मतलब ये 1,000 रुपये इंटरेस्ट हुआ। अब आगे देखिए और क्या बताया गया है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल और इंस्टीट्यूशंस व्हेन दे बोरो मनी, और जब आप उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो उसके बदले में आपको भी बैंक को इंटरेस्ट देना होता है। अब देखिए इसके बाद एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में और डिटेल में बताया गया है। इन अ फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, यू डिपॉजिट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट अ प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करवाते हैं एक फिक्स पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उस पर आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कहा बैंक में कि मुझे तो 10,000 रुपये एफडी के रूप में जमा कराने हैं, ठीक है, तो बैंक कहता है ठीक है आपको 6% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 10,000 का 6% कितना होता है, 600 रुपीज़। इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का वो 600 रुपये होगा। तो ये कितने टाइम के लिए आप जमा कराना चाहते हैं ये भी डिसाइड हो जाता है पहले ही, कितने पैसे जमा कराना चाहते हैं ये भी डिसाइड हो जाता है, और एफडी में आपको इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी पहले ही बता दिया जाता है। अब उसके बाद देखिए, द मनी रिमेन्स लॉक्ड फॉर द चूजन ड्यूरेशन। अब आपने कहा कि मैं 3 साल के लिए जमा करवाना चाहता हूँ पैसे एफडी में, तो 3 साल के लिए वो लॉक्ड पीरियड हो जाता है जिसमें आपका पैसा बैंक में एफडी के रूप में जमा रहता है। एंड द बैंक पेज यू इंटरेस्ट ऑन इट, और बैंक आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट देता है। यू कैन नॉट विदड्रॉ द अमाउंट बिफोर द मेच्योरिटी डेट विदाउट इनकरिंग अ पेनल्टी। अब आप कहते हैं बीच में कोई ऐसा टाइम आ गया, आपको इमरजेंसी आ गई, आपने कहा 3 साल के लिए जमा कराई थी लेकिन मुझे तो 1 साल बाद ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो अगर आप उस ड्यूरेशन से पहले ही, जो फिक्स ड्यूरेशन थी उससे पहले ही आप अगर अपने पैसे एफडी ब्रेक करवा लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो आपको उस पर थोड़ी बहुत पेनल्टी लगती है, और वो पेनल्टी का जो भी अमाउंट होता है वो काट के बाकी पैसे आपको दे दिए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द टर्म यू रिसीव बोथ योर ओरिजिनल डिपॉजिट एंड द इंटरेस्ट अर्न, और अगर आप पूरे टाइम तक अपना वो रखते हैं, एफडी पूरी बना के रखते हैं जितने टाइम तक आपने कहा था, और बीच में ब्रेक नहीं कराते, तो जो पैसे आपने जमा कराए थे वो भी मिलते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो भी बैंक आपको देता है। अब इसके बाद देखिए क्या समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक सेज दैट द इंटरेस्ट रेट फॉर फिक्स डिपॉजिट इज 10% PA। ये PA का मतलब होता है पर एनम, यानी कि एवरी ईयर। यानी कि आप जैसे बैंक में एफडी कराने गए, फिक्स डिपॉजिट कराने गए, तो बैंक कहता है कि आपको इस फिक्स डिपॉजिट पे हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जितने भी आप पैसे जमा करा रहे हैं उस पर जो 10% बनता है वो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। अब आगे देखिए, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आता है। वट इज़ द PA नेक्स्ट टू द परसेंटेज, और ये जो PA दिया गया इसका क्या मतलब, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, PA मतलब पर एनम यानी कि एवरी ईयर। अब आगे देखिए इसको और डिटेल में बताया गया है। PA इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पर एनम विच मीन्स फॉर एवरी ईयर।
अब आगे, द स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स दैट इफ़ यू इन्वेस्ट ₹6,000 एज अ डिपॉजिट फॉर अ ईयर विद द बैंक, दे विल गिव यू ₹600 एज इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट। तो अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ₹6,000 जमा कराते हैं बैंक में, तो उस पर अगर हम देखें कितने परसेंट की बात हुई है, 10% की। तो 6,000 का 10% कितना होता है, ₹600। यानी जब एक साल पूरा हो जाएगा तो बैंक आपको ₹6,600 वापस करेगा, जिसमें कि ₹600 आपका इंटरेस्ट होगा। अब आगे देखिए क्या बताया गया है, द 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 10% को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड द ₹6,000 ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इज द प्रिंसिपल। और ये जो पैसे आप जमा करा रहे हैं ना एफडी के रूप में ₹6,000, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब आगे, द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इन योर बैंक अकाउंट विल बी। अब एक साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, 6,000 जो आपने जमा कराए थे वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा 10% ऑफ 6,000 में मिलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 6,000 प्लस 10% ऑफ 6,000। अब यहाँ पर हमने लिखा ये 6,000, 10% ऑफ 6,000 कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू में 6,000। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 6,000 यहाँ पर लिखिए, 10 इंटू 60 करेंगे तो 600, दोनों को ऐड करेंगे तो ₹6,600 आ जाएगा। इस तरीके से होता है ये। ठीक है, अब ये 0.10 का क्या मतलब है, जैसे हम ये निकालते हैं 10/100 इंटू में 6,000, तो यहाँ पर 6,000 है ना, 0 से 0 काट दीजिए। अब नीचे क्या बचा, 1 0 बची ना, तो नीचे से 1 0 हटाएंगे तो ऊपर यहाँ एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, उसी को यहाँ 0.10 लिखा हुआ है। यानी आप 10/100 इंटू 6,000 बोलिए या 0.10 इंटू 6,000 बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैं ये कैलकुलेशन सारी आपको सिखा ही चुका हूँ, फिर भी आगे देख लेते हैं। 6,000 आपका प्रिंसिपल है प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, वो ये हमने निकाला। 10% ऑफ 6,000 यहाँ पर निकाला है, ये वाला पार्ट। तो 6,000 प्लस, जैसे मैंने बताया था कि 10% ऑफ 6,000 कितना आया, 600, वो यहाँ लिखा, दोनों को ऐड किया, 6,600 आ गया। अब आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स the amount deposited ₹6,000 will become 110% और increase by 10%। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जब एक साल पूरा हो जाएगा तो अब जो आपने 6,000 जमा कराए थे ना, वो उसका 110% बन जाएगा। या ये भी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आपने जो पैसे जमा कराए थे वो 10% इंक्रीज हो जाएंगे। जो आपने 6,000 जमा करवाए थे वो बन जाएंगे ₹6,600। ठीक है, और यहाँ इसको थोड़ा कैलकुलेट करके भी दिखाया गया कि अगर आप 6,000 का 110% निकालते हैं तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको ₹6,600 ही मिलते हैं। अब इसको देखिए यहाँ कैसे बताया गया, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, शो किया जा सकता है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, जो आपने प्रिंसिपल जमा कराया था यानी कि ₹6,000, उसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ROP, मतलब जो हमारा इसमें जो हमारा इंटरेस्ट हमें मिला वो 600, ये दोनों अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें ये अमाउंट मिल जाता है ₹6,600। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल 7 देखते हैं। इफ़ वन डिपॉजिट्स ₹6,000 इन द बैंक, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक में ₹6,000 जमा करवाए, व्हाट इज़ द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा। अब आगे देखिए, दैट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एफडी, ये एफडी की चॉइस पे डिपेंड करता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना, उसमें से एक तो होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट वाली, ये क्या होता है ये अभी हम सारा समझेंगे। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट वाली और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। अब ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वही यहाँ पर ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर अब हम सीखने जा रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन वन देखते हैं, द इंटरेस्ट इज पेड आउट रेगुलरली फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर। अब इसका मतलब क्या हो मैं अभी आपको समझाऊंगा। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिटर्न आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। इसको अगर मैं सिंपली समझाऊँ, ये पूरी जो टेबल है अभी हम देखेंगे, पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। ये मान लीजिए कि आपने ₹6,000 जमा करवाए, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि आपको इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, क्या बोला गया, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जब एक साल आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 6,000 पर 10% आपको बोला गया कि इंटरेस्ट मिलेगा। तो ₹600 आपका इंटरेस्ट बना, वो एक साल के बाद आपको वापस कर दिया गया। सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं पी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो अभी भी ₹6,000 ही है।
फिर उस पर 10% इंटरेस्ट मिला, 2 साल पूरे हो गए, आपको 600 रुपये फिर मिल गया, 6000 लिख दिए, 600 होना चाहिए, 600 रुपीज़ फिर से इंटरेस्ट मिल गया, यानी अब तक आपको 1200 रुपये इंटरेस्ट मिल चुका है। अब जब थर्ड ईयर आपका स्टार्ट हुआ तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी 6000 ही है, इस पर 10% यानी कि 600 रुपीज़ फिर आपको मिले, यानी कि 3 साल पूरे हो गए तो 600, 600, 1200, 600 टोटल 1800 मिल गए। ये 1800 रुपये तो आपको इंटरेस्ट के रूप में मिले, और जो आपने 6000 रुपीज़ जमा कराए थे ये भी आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब ये 3 साल पूरे हुए तो 6000 प्लस 1800 रुपये आपको मिले हैं, टोटल आपको कितने पैसे मिले, 7800 रुपीज़। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट में मेन चीज़ हमने क्या देखी कि हर साल आपका प्रिंसिपल जो होता है ना वो सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, जो अब हम देखेंगे। अब यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो क्या होता, देखिए आपने ₹6000 एफडी आपने करवाई, ठीक है, पहला साल हुआ, आपको 10% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको पहले साल के बाद आपका इंटरेस्ट बनता है ₹600। अब होता क्या है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला स्कीम है, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल था 6000, उसमें ये ₹600 ऐड हो जाएंगे, आपको उस टाइम पर मिलेंगे नहीं। अब आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा ना सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में, वो ₹6600 हो जाएगा, यानी अगली बार जो 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो इतने पैसों के ऊपर मिलेगा। अब तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो रहा था, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल आपको ये 600 रुपये मिलते जा रहे थे और प्रिंसिपल वही था, यहाँ आपके 600 रुपये आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गए, तो आपका नया प्रिंसिपल कितना हो गया, 6600 रुपीज़। अब नेक्स्ट ईयर जो 10% आपको मिलेगा ना वो इस 6600 पे मिलेगा। तो इसको हालांकि बाद में हम डिटेल में भी समझेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बेस बन जाए आपका और आप आगे आसानी से समझ पाए। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो अगले साल सेकेंड ईयर जब कंप्लीट होगा तो आपका जो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना वो ₹660 बनेगा, यानी 6600 का 10%। अब जब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो अब आपका प्रिंसिपल कितना हुआ, पहले था 6600 और उसमें ये 660 और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0 6 6 12 1 7260, यानी जब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग हुई तो अब आपका नया प्रिंसिपल कितना है, 7260। 3 साल पूरे हो जाएंगे, इस पे 10% मिलेगा तो इसका 10% हो जाएगा ₹726। अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ध्यान से देखिए, ये आपका लास्ट प्रिंसिपल था 7260, इस पे 10% का इंटरेस्ट मिला आपको, वो बन गया 726, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 7986, यानी जब 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, 7986, जबकि यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा था, 7800। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप देखें तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे रिटर्न में मिलते हैं, उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। और जो मेन चीज़ हमने देखी कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो हर साल आपका प्रिंसिपल भी नया बन जाता है, क्योंकि जो लास्ट प्रिंसिपल होता है ना उसके अंदर आपका वो इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और एक नया प्रिंसिपल बन जाता है, फिर अगले साल उस नए प्रिंसिपल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों समझा दिया है, इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब हम इसको डिटेल में यहाँ पर ये टेबल के द्वारा देखेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट की टेबल हमें बताई गई है, आगे फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी समझाया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रिटर्न, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा, बल्कि आपको दे दिया जाएगा, वो भी कैसे, 10% पर एनम के हिसाब से। अमाउंट इन द एफडी यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो बिगनिंग में आपने 6000 रुपीज़ एफडी में आपने डिपॉजिट कराए, ठीक है, उस पर आपका 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट बना वो बना ₹600, और ये 600 आपको रिटर्न कर दिया गया, यानी आपको दे दिया गया, और प्रिंसिपल आपका अभी भी उतना ही है। और ये भी कह सकते हैं कि 1 साल जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो 6000 ही है, ठीक है, जो इंटरेस्ट बना था वो आपको दे दिया गया। अब जब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग होती है ना तो उस समय पर बिगनिंग में आपका प्रिंसिपल अभी भी उतना ही है, ₹6000। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, जब सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता और सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपका प्रिंसिपल हर साल सेम बना रहता है। इस वाले 6000 पे फिर से 10% के हिसाब से आपका 600 रुपीज़ इंटरेस्ट बना, वो आपको रिटर्न कर दिया गया, आपको दे दिए गए 600 रुपये एक्स्ट्रा। और सेकेंड ईयर जब एंड हुआ तब आपका अमाउंट कितना है, 6000 ही है। और यही अगले साल की स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में या बिगनिंग में आपका प्रिंसिपल फिर से यही है 6000, इस पर 10% के हिसाब से फिर 600 रुपये इंटरेस्ट बना, ये 600 रुपये भी आपको दे दिए गए,
और जब थर्ड ईयर एंड हुआ तब भी आपका अमाउंट 6000 ही था। और जब 3 साल कंप्लीट हो गए, जब 3 ईयर्स पूरे हो गए, तो एक तो आपको ये 6000 मिले जैसा कि यहाँ बताया गया, और 1800 600 600 600 करके 3 बार मिले ना, 1800 तो आपका इंटरेस्ट हो गया, 6000 ये और आपको वापस किया गया जो आपने डिपॉजिट कराया था। टोटल आपके पास आ गए हैं ₹7800। अब इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस, ये है ऑप्शन 2। द इंटरेस्ट गेन्ड एवरी टाइम से आफ्टर ईच ईयर इज एडिड बैक टू द एफडी, यानी जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, 1 साल कंप्लीट हुआ और जो भी इंटरेस्ट बना वो आपके एफडी के जितना भी आपने जमा कराया था उसी में ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। दस इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, तो हमने देखा था ना कि हर साल आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाता है क्योंकि इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाता है। अब आगे, आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड द एंटायर अमाउंट इज रिटर्न, और जब मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, जितने टाइम के लिए आपने एफडी कराई थी, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाता है तो पूरा अमाउंट आपको वापस कर दिया जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है और जब टाइम पूरा हो जाता है, मेच्योरिटी पीरियड हो जाता है, तो सारे पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट एडेड बैक 10% पर एनम के हिसाब से, अमाउंट इन द एफडी इस कॉलम में है। जब फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो बिगनिंग में आपने जमा करवाए ₹6000, उस पर 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बना ₹600। अब ये ₹600 आपको वापस नहीं किए गए, बल्कि ये एडिड बैक लिखा हुआ है, यानी कि ये जो 6000 आपने जमा कराए थे ना, इसी में ये 600 ऐड कर दिया गया। अब पहला साल जब कंप्लीट हुआ तो आपका अमाउंट कितना हो गया, ₹6600, और यही अमाउंट अगले साल की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बन जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इतने अमाउंट पे मिलेगा आपको। देखिए, ईयर 2 की बात करें तो बिगनिंग में प्रिंसिपल कितना हो गया, 6600। अब जो 10% आपको मिलेगा वो इस पर मिलेगा, ना कि 6000 पे। ठीक है, 6600 पे 10% कितना होता है, ₹660। इंटरेस्ट भी बढ़ गया, आप देखिए यहाँ पर ₹660 बन गया ना, और ये वापस एडिड बैक फिर से जोड़ दिया गया, किसमें, ये पुराने प्रिंसिपल में, यानी 6600 में ये वाला 660 भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया 7260। अब ये अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। ईयर 3 की जब बिगनिंग हुई तो ये आपका नया प्रिंसिपल है 7260। अब जो 10% इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पर मिलेगा, और 7260 का 10% होता है 726। ये 726 इंटरेस्ट बना और ये भी इस प्रिंसिपल में ऐड कर दिया आपका, तो अब आपका फाइनल अमाउंट हो गया ₹7986। और फाइनली आपको इतने पैसे ₹7986 यानी ₹7986 आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ₹7986, और यहाँ ऊपर कितना मिला था आपको, ₹7800। तो यहाँ पर अब आपको ज़्यादा मिल रहा है ना, 7986, वही लिखा है इधर। वी कैन सी दैट विथ कंपाउंडिंग द फाइनल अमाउंट इज़ मोर, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपका अमाउंट ज़्यादा बनता है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है। What percent is the total amount received with respect to the amount deposited in both the options? जैसा कि ऊपर हमने देखा कि हमने ₹6000 जमा करवाए, एक हमने देखा विदाउट कंपाउंडिंग और एक हमने देखा विद कंपाउंडिंग, हमें कितने कितने पैसे वापस मिले। तो उस हिसाब से हमें बताना है कि कितना परसेंट हमें यहाँ पर रिसीव हुआ, दोनों ही ऑप्शंस में वो हमें चेक करना है, यानी कि जितने पैसे हमने जमा करवाए थे उसके हिसाब से कितना परसेंट हमें रिसीव हुआ। तो यहाँ पर देखिए, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग। इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अपॉन में क्या आएगा अमाउंट डिपॉजिटेड, इनटू 100 करेंगे तो आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड में है विदाउट कंपाउंडिंग वाला, तो हमने ऊपर अभी देखा था ना कि विदाउट कंपाउंडिंग हमें कितने पैसे मिले थे, यहाँ हमने देखा था 7800। तो यहाँ पर देखिए 7800 ऊपर रखा, जमा कितने कराए थे 6000, वो नीचे आ गया। ठीक है, इनटू में कर देंगे 100 तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब ऊपर है 780, नीचे है 6, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 से भी काट सकते हैं, तो जिससे आप काटना चाहे काट सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से। हम 2 से काट लेते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 8 18, 2 9 जा 18, 0 बचा 0, यहाँ आ गया, इसको 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, और यहाँ देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 0 बचा, कितना आ गया 130%, यानी कि विदाउट कंपाउंडिंग आपको जो एक्स्ट्रा मिला ना वो 30% एक्स्ट्रा मिला। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, द परसेंटेज गेन ओवर 3 ईयर्स इज 30%। ठीक है, देखिए आपने ₹6000 जमा करवाए थे,
तो 6000 तो वापस आया है, यानी 100% तो यही वापस आ गया, और उसके ऊपर 30% एक्स्ट्रा वापस आया है। तभी तो जो टोटल बना, यहाँ हमने देखा ना, टोटल 130% बना, यानी जो आपने जमा कराया था वो तो 100% वापस आ ही गया, ऊपर से 30% और एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर हमने वही देखा कि हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, 30%। अब इसको ज़रा यहाँ पर पहले इरेज कर लेते हैं। अब ये देखते हैं विद कंपाउंडिंग वाला। तो विद कंपाउंडिंग में हमने क्या देखा था, हमें कितने पैसे मिले फाइनली, 7986। तो ये आप ऊपर रखेंगे, अपोन में आएगा 6000, इंटू कर देंगे 100 से, तो आपको जो परसेंटेज है उसमें आंसर आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे ना, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा 133.1%। तो यहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा मिला, 33.1% एक्स्ट्रा मिला। तो कंपाउंडिंग जब बात हुई, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई, तो आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना मिल रहा था विदाउट कंपाउंडिंग में, 30%। यहाँ एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 33.1%। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये फिगर इट आउट दिया गया है। अब हम इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, बैंक ऑफ यहाँपुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, यानी बैंक ऑफ यहाँपुर आपको ये ऑफर देता है कि अगर आप बैंक ऑफ यहाँपुर में पैसे जमा कराते हैं, एफडी वगैरह कुछ कराते हैं, तो आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पर एनम यानी एवरी ईयर। अब आगे, कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ़ दे डिपॉजिट ₹20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये जमा कराता है 2 साल के लिए, तो उसको टोटल फाइनली कितना अमाउंट मिलेगा ये हमें देखना है, और उसका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस में होगा, विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनवरी, यानी यहाँ पर 2 सिनेरियो बन गए। एक हम देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से कितना मिलेगा, जैसे यहाँ देखा था ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विद कंपाउंडिंग, अगर विद कंपाउंडिंग है तो कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, और अगर विदाउट कंपाउंडिंग है तब कितना अमाउंट मिलेगा, ये दोनों हमें चेक करना है और कंपेयर करना है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये 2 मेथड देखे थे। ये मेथड हमने देखा था विद कंपाउंडिंग वाला, और ये मेथड हमने देखा था विदाउट कंपाउंडिंग वाला। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी लेंथी हो जाएगा आपके लिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम विद कंपाउंडिंग के लिए भी और विदाउट कंपाउंडिंग के लिए भी जो फॉर्मूला होता है ना वही यूज़ करेंगे। और अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये लेंथी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये फॉर्मूला के द्वारा ही इन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम फॉर्मूला की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने लिखा पी यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000। 20,000 रुपीज़ ही जमा कराए गए थे ना, तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, जो कि यहाँ पर हमें दिया गया है। उसके बाद टी यानी टाइम कितना दिया गया है, 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे विद कंपाउंडिंग वाले पार्ट को, और यहाँ सॉल्व करेंगे विदाउट कंपाउंडिंग वाले पार्ट को। आप चाहे तो एक के नीचे एक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हमने साइड बाय साइड किया है। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं विद कंपाउंडिंग का। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यूज़ होने वाला है, तो इसमें हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं कि फाइनली आपको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 प्लस आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन में 100 लिखेंगे और ब्रैकेट क्रॉस कर देंगे और ऊपर पावर में एन लिख देंगे। एन का मतलब टाइम होता है, टाइम जैसे यहाँ 2 ईयर्स है ना, तो एन की जगह टाइम आ जाएगा। ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग का फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने अमाउंट पता करना है। अब ए यानी कि अमाउंट, पी यानी प्रिंसिपल कितना है 20,000, वो लिखा, ब्रैकेट लगाया, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन में 100, और ऊपर टाइम कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटी जा सकती है, तो इसको हमने काट दिया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं ए इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 20,000, उसके बाद ये ब्रैकेट। अब यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम 10 आ गया। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, उस 10 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले 1 से, तो यहाँ आ गया ऊपर 10, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया तो मिलेगा 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, तो ये 10 प्लस 1, और ऊपर ये पावर 2 आ गई। अब ए इज इक्वल टू ये 20,000 ब्रैकेट में 11 अपॉन 10 और ऊपर ये पावर 2 है। अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये 20,000 आप लिखेंगे, इंटू का साइन, क्योंकि ब्रैकेट और 20,000 के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पे, मतलब इंटू का साइन है। अब ये 11 अपॉन 10 2 बार आ जाएगा क्योंकि इसका यहाँ पर स्क्वायर था। 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हमें अमाउंट पता चल जाएगा। यहाँ क्या बचा 200, ये 11 है एक और ये दूसरा 11 है। 200
एक तो ये 200 हो गया, इसके साथ आप इन दो 11 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 11 इंटू 11, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा ₹24,200। यानी कि अगर आप विद कंपाउंडिंग वाला सिनेरियो देखते हैं, आपने 20,000 रुपये जमा कराए 2 साल के लिए 10% के हिसाब से, तो 2 साल के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा, ₹24,200। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने ये फॉर्मूला का यूज़ किया तो ये विद कंपाउंडिंग वाला जो हमारा ये हमने केस सॉल्व किया, ये कितना जल्दी सॉल्व हो गया और काफ़ी इजीली हमने ये कैलकुलेशंस कर ली। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो विद कंपाउंडिंग वाला केस तो हमने देख लिया, यहाँ पे फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा ₹24,200। अब हम देखते हैं विदाउट कंपाउंडिंग। विदाउट कंपाउंडिंग में ना हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं पहले, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला होता है पी यानी प्रिंसिपल इंटू आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टी यानी कि टाइम, और अपॉन में हम लिखते हैं 100। ठीक है, तो एस आई को यहाँ पर एज इट इज़ लिखिए। पी यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है 20,000, इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो वो 10 लिखा, इंटू टाइम था 2, अपॉन में हम लिखते हैं 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बचा ऊपर, 200 इंटू 10 इंटू 2। आप 200, 10 और 2 इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा ₹4,000। अब ये सिंपल इंटरेस्ट तो हमें मिल गया, लेकिन हमें अमाउंट पता करना है कि 2 साल के बाद ये विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी यानी प्रिंसिपल, उसमें ऐड कर देते हैं एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ ये अमाउंट निकाला था ना हमने, अब यहाँ पर ये विदाउट कंपाउंडिंग का भी हम अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग वाले में तो डायरेक्ट फॉर्मूले से अमाउंट निकल जाता है, यहाँ पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है और उसके बाद हम प्रिंसिपल में इसको ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है फाइनल अमाउंट कितना है विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका था 20,000। ठीक है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट आप 4,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो अमाउंट आपको मिल जाएगा ₹24,000। तो विदाउट कंपाउंडिंग वाले में आपको फाइनली कितना अमाउंट मिल रहा है, ₹24,000। विद कंपाउंडिंग वाले में कितना मिला, 24,200। तो ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, 24,200, यानी कि कंपाउंडिंग वाले में आपको ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। और ये अमाउंट का डिफरेंस क्यों आता है, इंटरेस्ट की वजह से। कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, जबकि विदाउट कंपाउंडिंग में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है। तो हमें कंपैरिजन भी करना था ना, तो हमने कंपेयर कर लिया, अब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटरेस्ट इज मोर इन विद कंपाउंडिंग देन इंटरेस्ट इन विदाउट कंपाउंडिंग, यानी कि विद कंपाउंडिंग वाले केस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में। और क्योंकि विद कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इसमें फिर आपका अमाउंट भी ज़्यादा बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है लगभग। देखिए, बैंक ऑफ वहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। अब यहाँ पर एक बैंक ऑफ वहापुर है जो कि 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। आगे, कंपेयर हाउ मच वन गेट्स इफ़ वन डिपॉजिट ₹20,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years विद कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग एनुअली। तो प्रिंसिपल कितना हुआ यहाँ पर ₹20,000, टाइम कितना हुआ 4 years, इंटरेस्ट आपको कितना बताया गया 5%। अब आपने यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन की तरह ही जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही कंपाउंडिंग भी चेक करना है कि कितना अमाउंट मिल रहा है, और फिर विदाउट कंपाउंडिंग भी चेक करना है कि कितना अमाउंट मिल रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए हम क्या लिखेंगे, P यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000, R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और T यानी टाइम है 4 years। तो यहाँ पर हम विद कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग दोनों चेक करेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट में हमने लिखा विद कंपाउंडिंग और राइट में लिखा विदाउट कंपाउंडिंग। तो विद कंपाउंडिंग का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, A यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 + R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, और ऊपर ये N यानी कि टाइम आ जाता है। ठीक है, अब हमें A निकालना है कि फाइनली आपको कितना अमाउंट मिलेगा 4 साल के बाद। तो प्रिंसिपल आपने कितने पैसे जमा कराए थे, 20,000 रुपये, वो लिखेंगे प्रिंसिपल। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बताया गया है 5, तो 5 अपॉन में 100, और ऊपर N यानी कि टाइम कितना है 4। अब 5 और 100 को सॉल्व किया जा सकता है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, इनको 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 यानी कि 1/20। अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, A इज इक्वल टू 20,000, 1 + 1/20, और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं,
ए यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू 20,000। अब यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 के नीचे इसका मतलब 1 है, तो 20 और 1 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 को 1 से डिवाइड किया 20, उस 20 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 ऊपर, प्लस 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1, 1 इंटू 1 1। तो यहाँ पर आपको अब मिल जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 20, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 20,000, और साथ में यहाँ पर 21 अपॉन में 20 और पावर कितनी आ जाएगी 4। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू 20,000 इंटू में, अब ये 21 अपॉन 20 की जो पावर है वो 4 है, तो ये 4 बार लिखा जा सकता है। 21 अपॉन 20 इंटू में 21 अपॉन 20 इंटू में 21 अपॉन 20, ठीक है। और उसके बाद एक बार अभी और लिखेंगे, यहाँ पर भी आ जाएगा 21 अपॉन 20। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, ये 1 0 से 1 0 कटी, ये 1 0 से 1 0 कटी, और यहाँ पर ये 2 है, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, ऊपर क्या है 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी 21 को 21 के साथ ही 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा 194481 अपोन में 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, अपोन में आ जाएगा 8। अब 194481 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाएगा रुपीज़ 24,310.125, यानी कि विद कंपाउंडिंग वाले में जो आपका अमाउंट है वो इतना बन गया है रुपीज़ 24,310.125। दूसरे शब्दों में कहे तो 24,310 रुपये और 125 पैसे आ गए। अब देखते हैं विदाउट कंपाउंडिंग वाला केस। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, विदाउट कंपाउंडिंग में हम एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो पहले हम एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 20,000, आर कितना है आपका 5, टाइम कितना है 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 200 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000, 1000 इंटू 4 करेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा रुपीज़ 4000। अब इसके बाद हमें जैसे ही सिंपल इंटरेस्ट मिला, अब हम ये अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, या कहें कि विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में, तो यहाँ आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, इनको ऐड कर दीजिए आपको अमाउंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना था 20,000, तो यहाँ 20,000 लिखा, प्लस में ये सिंपल इंटरेस्ट 4,000 ऐड कर दिया, तो अमाउंट कितना आ गया आपका रुपीज़ 24,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाउट कंपाउंडिंग में जो आपका अमाउंट है वो कम आ रहा है, 24,000 आ रहा है, जबकि विद कंपाउंडिंग में आपका जो अमाउंट था वो ज़्यादा आ रहा था। वो कितना आ रहा था रुपीज़ 24,310.125। तो विद कंपाउंडिंग वाले केस में अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि विद कंपाउंडिंग वाले केस में इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। तो यहाँ फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट इन विद कंपाउंडिंग इज मोर देन अमाउंट इन विदाउट कंपाउंडिंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन के एंड में हमने लिखा था ना, वो इंटरेस्ट के हिसाब से लिख दिया था। आप यहाँ इंटरेस्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप यहाँ अमाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तभी तो अमाउंट ज़्यादा होता है विद कंपाउंडिंग में। यहाँ पर हमने इसको अमाउंट के हिसाब से लिख दिया कि कंपाउंडिंग वाले केस में आपका अमाउंट ज़्यादा होता है विदाउट कंपाउंडिंग वाले के कंपेरिजन में। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 क्वेश्चंस अबव, शेयर एंड डिस्कस। ऊपर जो 2 क्वेश्चंस हमने देखे उनमें आपने क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको मिली, क्या आपने देखा वहाँ पर, वो यहाँ पर हमें शेयर करना है। इसका आंसर मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि इन 2 क्वेश्चंस में हमने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने एक विद कंपाउंडिंग वाला सॉल्यूशन निकाला, एक विदाउट कंपाउंडिंग वाला। इसमें खास बात क्या थी, प्रिंसिपल दोनों में हमने सेम यूज़ किया था 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था दोनों ही केसेस में, विद कंपाउंडिंग भी विदाउट कंपाउंडिंग भी। टाइम कितना था 2 ईयर्स था। तो सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के साथ जब हमने विद कंपाउंडिंग देखा तो हमें मिला 24,200 रुपये, और विदाउट कंपाउंडिंग में कितना अमाउंट आया था रुपीज़ 24,000, यानी कि कंपाउंडिंग वाले केस में ज़्यादा अमाउंट दिखाई दिया। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम ये कंपैरिजन करते हैं विद कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम हम सेम लेते हैं दोनों ही केसेस में, फिर हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में दोनों ही केसेस में हमने 20,000 रुपीज़ प्रिंसिपल यूज़ किया,
5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था और टाइम दोनों में हमने 4 ईयर लिया। और फिर हमने चेक किया कि जो विद कंपाउंडिंग वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट ये ज़्यादा निकला विदाउट कंपाउंडिंग वाले अमाउंट से। तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए ये आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, विद कंपाउंडिंग गिव्स मोर, विद कंपाउंडिंग गिव्स मोर इंटरेस्ट कहिए या मोर मनी कहिए, एक ही बात है, देन विदाउट कंपाउंडिंग व्हेन द प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर सेम। यानी कि जब आप दोनों ही केसेस में, विद कंपाउंडिंग में भी विदाउट कंपाउंडिंग में भी सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम आप टाइम यूज़ करते हैं, तो उस केस में आपका जो विद कंपाउंडिंग वाला जो अमाउंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विदाउट कंपाउंडिंग वाले अमाउंट से, क्योंकि विद कंपाउंडिंग वाले में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से फिगर इट आउट वाले ये वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट वी गेट बैक इफ़ वी इन्वेस्ट ₹6,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 20 ईयर्स। यानी अगर आप प्रिंसिपल, आप कितने पैसे जमा करा रहे हैं, ₹6,000 आप इतना पैसा जमा करा रहे हैं और उस पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया वो है 10% पर एनम। तो टाइम दिया गया टी ईयर्स, तो टी ईयर्स में आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा ये यहाँ पर हमें पता करना है। यहाँ पर पूछा गया ना, व्हाट इज़ द अमाउंट वी गेट, कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, नो कंपाउंडिंग वाले केस के हिसाब से भी, कंपाउंडिंग वाले केस के हिसाब से भी। तो यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा और अलग तरीके से अब एक्सप्लेन किया गया है। हम इसको यहाँ पर सिर्फ रीड कर लेंगे, आप इसको बहुत डीप में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप एक नए तरीके से इसको बहुत डीप में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको ईजी मेथड बता चुका हूँ, बुक के हिसाब से बता चुका हूँ, आपको वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ पर अल्टीमेटली वो जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ना, जो कंपाउंडिंग का था, a इज़ इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, वही चीज़ यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं। इसी तरीके से पहले जो हम नो कंपाउंडिंग वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं p × r × t/100 करके, और फिर अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में वो सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पर अलग तरीके से अब बताई गई हैं। तो यहाँ पर पहले ये नो कंपाउंडिंग वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, हेयर द इंटरेस्ट गेंड एवरी टर्म इज पेड बैक। अब देखिए नो कंपाउंडिंग वाला केस है, तो हर साल जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और आपका प्रिंसिपल सेम बना रहेगा, प्रिंसिपल में चेंज नहीं आएगा, जैसा पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ नो कंपाउंडिंग वाले केस में होता है। देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर एवरी टर्म शैल रिमेन द सेम। तो हर टर्म में या हर साल में आपका प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। एंड एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट गेंड एवरी टर्म ऑल्सो शैल बी द सेम। जैसे ये भी हम पहले ही चेक कर चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं कि नो कंपाउंडिंग वाले केस में हर साल जो आपका इंटरेस्ट होता है वो भी सेम बना रहता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पर टी जो है ना, जैसे टी ईयर्स दिया था, उसको 3 टर्म्स ले लिया, एक तरह से हम कह सकते हैं 3 ईयर्स ले लिया। अब ये वाला मेथड देखने से पहले मैं अपना वाला तरीका एक बार फिर बता देता हूँ। नो कंपाउंडिंग वाला केस है, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, p × r × t/100 करेंगे। p कितना है 6,000, इंटू r कितना है 10%, तो 10 आ गया, इंटू t कितना है 3/100 करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब उसके बाद आपका SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 60 × 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 600, 600 × 3 करेंगे तो ₹1800 आपका आ जाएगा SI। और फिर हमने क्या देखा था कि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल में हम ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। अब आगे देखिए प्रिंसिपल कितना था, 6,000 रुपीज़, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 1,800 रुपये ऐड कर दीजिए तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, ₹7,800। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हमने ऊपर किया था, और ये ऊपर हमने जो एग्जाम्पल किया था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने किया था ना एग्जाम्पल जिसमें प्रिंसिपल 6,000 था और 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट था और 3 साल के लिए था ये। और इसमें भी हमने क्या देखा था कि हमारा जो आंसर था, जो फाइनल अमाउंट था वो 7,800 आ रहा था। तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब ज़रा आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सेम चीज़ है, प्रिंसिपल रेट जो है वो 0.1 कर दिया गया, टाइम 3 ईयर्स ले लिया। देखिए हम ऐसा ही कैसे निकालते हैं, P × R × T/100। इन्होंने पता है यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अपॉन में 100 आपको नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि जो R था ना 10, उसके साथ इसको सॉल्व कर दिया। जैसे ये देखिए, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 6,000 × 10 × 3/100, ये 0 से 0 कटा, ये है 1/10।
तो 1/10 को इन्होंने 0.1 लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पर आपको ये इस तरीके से नज़र आ रहा है ये वही चीज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस इसी चीज़ को अलग तरीके से लिख दिया है। और ये जिस चीज़ को हम ऐसे कहते हैं ना कि अमाउंट निकालने के लिए हम प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। देखिए प्रिंसिपल प्लस ये आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वही तो ऐड हुआ है। प्रिंसिपल यानी कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी, और यहाँ से P कॉमन ले लिया, इधर से 1 बचा, इधर से आपका RT बचा। मतलब इसको अलग तरीके से लिखकर आपको दिखा दिया गया है। लेकिन मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट करूँगा, जो ऊपर मैंने आपको सब कुछ सिखाया था ना उसको याद रखिएगा और वैसे ही आपने करना है इसको। और फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को जो अभी हमने सॉल्व किया था, तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ करके आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें तो जो नो कंपाउंडिंग वाला केस होता है उसमें हम पहले ये SI निकालते हैं और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ऐसे ही जब विद कंपाउंडिंग वाला केस आ जाता है, तो विद कंपाउंडिंग वाले केस में मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और ऊपर आपकी जो पावर आ जाती है टाइम आ जाता है n। यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है विद कंपाउंडिंग वाले केस में। और हमने ये फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ किया था, तो हम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं, जो अभी हम करेंगे भी। यहाँ पर देख लेते हैं वैसे क्या दिया गया है। हेयर यानी कि विद कंपाउंडिंग की बात हो रही है अब। हेयर द इंटरेस्ट गेंड एवरी टर्म और ईयर इज एडिड बैक टू दी FD। हम पहले ही देख चुके हैं कि जब विद कंपाउंडिंग की बात होती है तो हर साल का आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में ही ऐड हो जाता है और अगले साल एक नया प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। देयर फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेज आफ्टर एवरी टर्म, तो हर टर्म के बाद, हर साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है। एंड एज अ रिजल्ट द इंटरेस्ट गेंड एवरी टर्म ऑल्सो इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली, और उसी हिसाब से फिर उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। ये भी हम चेक कर चुके हैं। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें और यही सारा डाटा यहाँ से ले, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि 6000 रुपीज़ जमा कराए गए और रेट उस पर था आपका 10%, टाइम जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि 3 ईयर्स लिया गया। अब इसी से देखते हैं कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 6000 रुपीज़ ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है इसमें 10% अपॉन में 100, और ऊपर ये पावर आ गई 3 क्योंकि टाइम 3 है। इसको यहाँ सोल्व करते हैं 6000, और यहाँ पर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन में 10 और ऊपर ये पावर 3, फिर ये 6000, और यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन में LCM ये 10 है, तो ऊपर पावर 3, इसके बाद ये 6000 और उसके बाद ये 11 अपॉन 10 और ये पावर 3 है। अब क्योंकि ये पावर 3 है तो इसको आप 3 बार लिखेंगे, 6000 इंटू 11 अपॉन में आपका 10 आ जाएगा, और इसको आप 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। 11/10 इंटू 11/10 ये 3 बार आ जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कटी, दूसरी 0 से दूसरी 0 कटी, तीसरी 0 से तीसरी 0 कटी। अब इसके बाद यहाँ क्या बचा 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा ₹7,986। तो हमने इस फॉर्मूले से ये अमाउंट निकाल दिया। यहाँ पर जो हमने अमाउंट निकाला था वो था नो कंपाउंडिंग वाला 7,800। यहाँ हमने अमाउंट निकाला कंपाउंडिंग वाला 7,986। और अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो हमने जो ये एग्जांपल सॉल्व किया था ये वाला, यहाँ पर भी देखिए अमाउंट यही था ना 7,986। तो यहाँ पर हमने वो फॉर्मूले की मदद से निकाल कर आपको दिखा दिया है। तो आपने यही कंसेप्ट यूज़ करना है। आपको ये वाला मेथड जो यहाँ ये दिए गए हैं इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, अगर नो कंपाउंडिंग है तो ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, कंपाउंडिंग वाला है तो ये वाला पूरा कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सपोज वी वांट टू नो द एक्सप्रेशन फॉर्मूला to find the total interest amount gained at the end of the maturity period, what would be the formula for each of the two options। तो ये मैं ऑलरेडी आपको दोनों चीज़ें ऊपर समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नो कंपाउंडिंग और विद कंपाउंडिंग वाले में हम कौन सा फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं अमाउंट फाइंड करने के लिए। तो नो कंपाउंडिंग के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पहले हम निकालते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। फिर हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है। अब हम देखेंगे विद कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला। अब विद कंपाउंडिंग फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, इसमें हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ तो अमाउंट से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ा ना। विद कंपाउंडिंग में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं। A यानी अमाउंट इज इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1 प्लस R
अपॉन में 100 और ऊपर पावर n, n मतलब आपका टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज़ करते हैं विद कंपाउंडिंग वाले केस में तो आपको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमसे फाइनली फिर वही पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके आप नो कंपाउंडिंग वाले केस को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके आप विद कंपाउंडिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों केसेस के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पर हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद हमें ये फिगर इट आउट दिया गया है। अब हम इस फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई है ना वो फोर्थ क्वेश्चन से ही हुई है, तो हम इसको फोर्थ क्वेश्चन मानकर ही चलते हैं कि हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे, 4 उसके बाद 5 फिर आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है। जैस्मीन इन्वेस्ट अमाउंट पी फॉर 4 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। यानी कि जैस्मीन ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो हमें अमाउंट दिया गया पी, कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट कितना है 6% पर एनम। अब आगे देखिए, Which of the following expressions describe the total amount she will get after 4 years when compounding is not done? यानी कि 4 साल के बाद जैस्मीन को कितना अमाउंट वापस मिलेगा ये हमें पता करना है। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर कंपाउंडिंग इज नॉट डन है, यानी कि नॉट कंपाउंडिंग वाला तरीका हम यूज़ करेंगे। यानी कि पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और फिर अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में हम ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। फिर हम मैच करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 7 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो फिर हमें पता चल जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए हम क्या लिखेंगे। प्रिंसिपल यानी कि पी हमें कितना दिया गया, पी ही दिया गया है। यहाँ कहा गया था ना कि कितना अमाउंट जमा कराया है जैस्मीन ने, पी, तो वो हमने पी ही ले लिया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, 6% पर एनम, यहाँ पर दिया गया था 6% पर एनम। टाइम दिया गया 4 ईयर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे टाइम यानी टी 4 ईयर्स। अब क्योंकि ये नॉट कंपाउंडिंग वाला केस है तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, यानी प्रिंसिपल तो पी ही है। आर कितना दिया गया हमें 6, तो वो 6 लिखा। टी कितना 4, अपॉन में है 100, तो ये 100 लिख दिया। अब अगला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो पी है इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिखते हैं, पी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। और ये जो 6 है ना, 6 को आप 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 6 को अगर डिवाइड करते हैं 100 से, नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर डेसिमल यहाँ पर एंड में है, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा, यानी कि 6 उसके बाद 0 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट लेफ्ट में, और इसके लेफ्ट में यहाँ 0 लगा दीजिए, जिसका कोई मतलब नहीं होता, लिखने का एक तरीका होता है। तो 6 को 100 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.06, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.06, और ये इंटू 4 जो है ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल गया, P इंटू 0.06 इंटू 4, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं ए यानी कि अमाउंट, अमाउंट के कैसे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल उसमें ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखिए, पी यानी प्रिंसिपल वो हमें पी ही दिया गया है, प्लस एस आई हमारा कितना निकला जो यहाँ पर अभी हमने निकाला, ये पी इंटू में 0.06 इंटू में 4, ठीक है। इसको ऐसे आप ब्रैकेट में रख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर आप मैच करते हैं तो ये हमारा अमाउंट है, यानी कि अमाउंट हमारा क्या निकल गया, P प्लस ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये किसके साथ मैच हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये 7th ऑप्शन के साथ, P प्लस, और उसके बाद ये क्या, P इंटू 0.06 इंटू 4, यहाँ पर भी तो यही है, P प्लस P इंटू 0.06 इंटू 4, यानी जो हमारा अमाउंट है वो ये आ गया है, जो कि ऑप्शन 7 के साथ मैच हो रहा है। कौन से ऑप्शन के साथ, ये वाला जो 7th ऑप्शन है। तो यहाँ पर फाइनली हम लिखेंगे ऑप्शन 7 इज करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। एक पोस्ट ऑफिस है जो कि 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर 3 ईयर्स विदाउट कंपाउंडिंग। अब अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये जमा कराता है, यानी कि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हो गया 50,000 रुपीज़, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% पर एनम, और वो भी विदाउट कंपाउंडिंग, तो उस केस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट, तो उस केस में उस व्यक्ति को कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, हाउ मच मोर
वुड वन गेट इफ़ इट वॉज कंपाउंडेड। यानी अब दूसरा केस भी आ गया कि अगर सब कुछ यही सेम रखते हैं, प्रिंसिपल 50,000 टाइम 3 ईयर्स और इंटरेस्ट 7% पर एनम, और अगर हम कंपाउंडिंग के साथ देखते हैं तो उस केस में कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, एक विदाउट कंपाउंडिंग वाला और एक विद कंपाउंडिंग वाला। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्रिंसिपल यानी पी कितना है 50,000 रुपीज़, रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% पर एनम, टाइम टी कितना है 3 ईयर्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो केस है, एक विदाउट कंपाउंडिंग एक विद कंपाउंडिंग। तो पहले हमने लिखा केस 1 यानी कि विदाउट कंपाउंडिंग, तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू में टी अपॉन में 100। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखते हैं और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया गया है 50,000 रुपीज़, रेट कितना है 7 और टाइम कितना दिया गया है 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट देखिए आपको कितना मिलेगा रुपीज़। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया 500 इंटू 7 इंटू 3। अब 500 7 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 10,500 रुपीज़। यानी कि नॉट कंपाउंडिंग या विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया यहाँ पर, ये 10,500 रुपीज़। अब हम देखते हैं विद कंपाउंडिंग वाला केस। तो एक आंसर तो यहाँ पर हमने फाइंड कर ही लिया है सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं विद कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट कितना आता है। तो विद कंपाउंडिंग में हम सबसे पहले तो अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड वाले केस में, ए यानी अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर यानी कि रेट अपॉन में 100 और ऊपर होल पावर टी आ जाती है। कई बार यहाँ पर आप टी भी लिख सकते हैं, आप अगर चाहे तो यहाँ एन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम अमाउंट निकालते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट पता करेंगे। तो ए इज इक्वल टू पी कितना है 50,000 वो लिख दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं अब हम। 1 प्लस आर कितना है 7 अपॉन में 100 और ऊपर टाइम कितना दिया गया 3, वो ऊपर हमने पावर में 3 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू ये 50,000 और यहाँ पर 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 100 प्लस 7 और ऊपर पावर 3। ठीक है, ए इज इक्वल टू ये 50,000, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 107 अपॉन में 100 और ऊपर पावर 3। अब क्योंकि ये पावर 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 50,000 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट और 50,000 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। और ये 107 अपॉन में 100 हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्योंकि पावर कितनी है 3, तो यहाँ इसको 3 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 5 इंटू 107 3 बार है, यानी आप 107 इंटू 107 इंटू 107 करें और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 6125215 6125215। और अपोन में क्या है, ये वाला 100 बच गया ना अपोन में, तो ये अपोन में 100 आ जाएगा। अब देखिए a इज इक्वल टू, अब नीचे से जब आप ये 2 जीरो हटाएंगे तो डेसिमल जो एंड में वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे से 2 जीरो हटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रुपीज़। इसको हम ऐसे लिखेंगे 61252.15। यहाँ पर हुआ क्या, डेसिमल यहाँ 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो हमें मिला यहाँ पर अमाउंट कितना मिल गया रुपीज़ 61,252.15 रुपीज़। अब इससे आगे का पार्ट हम यहाँ राइट में सॉल्व करते हैं। अब अमाउंट हमें मिल गया, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अमाउंट, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सी आई यानी का, ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना आया हमारा 61,252.15, इसमें से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था आपका 50,000। अब यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। जब आप 61,252.15 में से माइनस करेंगे 50,000 तो आपको मिलेगा रुपीज़ 11,252.15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 11,252.15 रुपीज़, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 10,500 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा आया ना, तो हमसे ये भी पूछा गया था कि कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए
हाउ मच मोर, लास्ट लाइन में लिखा है ना, हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर हम ये डिफरेंस निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 11,252.15, इसमें से माइनस कर देंगे आप 10,500 रुपीज़ को। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको मिल जाएगा 752.15 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हमें पता करना था वो भी हमने पता कर लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है ₹752.15, यानी कि अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं तो इतना इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। गिरिधर बोरोस अ लोन ऑफ ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स विदाउट कंपाउंडिंग, यानी कि गिरिधर ने उधार लिया। बोरोस लोन मतलब उसने कुछ पैसे उधार लिए। कितने पैसे लिए उधार? ₹12,500। 12% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लग रहा है जो कि उसको पे करना है गिरधर को। और कितने टाइम के लिए उसने ये लोन लिया? 3 ईयर्स के लिए। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर याद रखिएगा, और ये विदाउट कंपाउंडिंग है, ठीक है। अब आगे, एंड राघव बोरोस द सेम अमाउंट, राघव ने भी इतना ही अमाउंट, इतना ही लोन लिया ₹12,500 का, फॉर द सेम टाइम पीरियड, यानी उसने भी 3 साल के लिए ही उधार लिया है, लोन लिया है, एट 10% पर एनम। लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट कम है, 10% पर एनम, जबकि गिरधर ने जो लोन लिया उस पर कितना इंटरेस्ट है? 12% पर एनम। और राघव ने जो लोन लिया उस पर कितना इंटरेस्ट है जो उसको पे करना है? वो है 10% पर एनम। लेकिन ये कंपाउंडेड एनुअली है, यानी राघव का जो लोन है ना उस पर तो कंपाउंडिंग एनुअली यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, जबकि गिरधर ने जो लोन लिया है उस पर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहे विदाउट कंपाउंडिंग। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे, हु पेस मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें बतानी है। एक, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, गिरधर या राघव? और जो भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा ये भी हमें बताना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के मन में ये आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि राघव ही ज़्यादा पैसे पे करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है, दोनों का डिफरेंट है। गिरधर ने जो लोन लिया है उस पर उसको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, जबकि राघव का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। तो आप एकदम से ये नहीं बता सकते, आपको पूरा कैलकुलेट करके पहले चेक करना पड़ेगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे केस 1। तो पहले हम गिरधर वाला केस लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 12,500 रुपये, वो लिख लिया। रेट कितना है? 12% पर एनम, वो लिख लिया। टाइम कितना है? 3 ईयर्स, वो लिख लिया। और गिरधर के लिए हमें बताया गया था कि ये विदाउट कंपाउंडिंग वाला केस है, तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पता करेंगे, यानी कि SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अब आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 12,500 इंटू रेट कितना है हमारा यहाँ पर? 12 इंटू में टाइम कितना दिया गया? 3 ईयर्स, तो 3 आ गया, अपॉन में ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 125 इंटू 12 इंटू 3, 125, 12 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा ₹4,500, यानी कि गिरधर को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 4,500 रुपीज़। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि राघव को कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इसका भी प्रिंसिपल तो सेम ही है, 12,500 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताया गया है राघव का 10% पर एनम के हिसाब से, वो भी विथ कंपाउंडिंग वाला है, ठीक है। और टाइम कितना दिया गया? वो तो सेम है, 3 ईयर्स। तो विथ कंपाउंडिंग वाले केस में हम पहले क्या पता करते हैं? अमाउंट, यानी कि ए। तो ए यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी कि प्रिंसिपल, 1 प्लस आर यानी कि रेट अपॉन में 100, और ऊपर आप लिखेंगे टी यानी कि टाइम। तो यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं पहले तो, फिर उसके बाद हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे। तो प्रिंसिपल की जगह आप लिखेंगे 12,500, ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना दिया हुआ? रेट 10 अपॉन में 100, ऊपर टाइम है 3, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखिए ए इज इक्वल टू 12,500 एज इट इज़। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 10 और 1 का एलसीएम आप यहाँ 10 लिखेंगे। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 10 इंटू 1 करेंगे 10, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1, तो ऊपर ये 3 आ जाएगा, ठीक है।
अब इधर देखिए, ये आपका जो प्रिंसिपल है 12,500 रुपये, वो तो एज इट इज़ रहेगा, और उसके अलावा यहाँ अंदर आ जाएगा 11/10 और पावर है 3, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू में 11/10। अब एक जीरो से एक जीरो गई, ये एक जीरो से ये जीरो कट गई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बचा क्या, a इज इक्वल टू 125 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी इन चारों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 166,375, और अपोन में ये वाला 10 अभी बचा हुआ है, तो अपोन में ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट कैसे मिलेगा, नीचे से जीरो हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ एंड में एक जीरो हटाई तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ₹166,375। अब पैसा कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते कि 16,637 रुपीज़ 0.5 पैसा नहीं, 50 पैसा बोलते हैं, तो आप इसको लास्ट में ये ज़ीरो भी लगाएंगे। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 16,637.50 पैसा, यानी कि इतने रुपीज़ आपका ये अमाउंट आ गया है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राघव को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट अभी अभी हमने देखा हमारा आया 16,637.50, इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था, 12,500। तो जब आप ये माइनस करेंगे 16,637.50 में से माइनस करेंगे 12,500 को, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 4,137.50 रुपीज़, यानी कि राघव को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ₹4,137.50। अब अगर हम देखें कि गिरिधर को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, गिरिधर का इंटरेस्ट बना था 4,500, तो गिरिधर को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो राघव का इंटरेस्ट कम बन रहा है। तो हमसे डिफरेंस भी पूछा गया था, यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो हमें इतना तो पता चल गया कि गिरधर ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है, और कितना ज़्यादा पे करना है वो यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 4,500 में से माइनस कर दीजिए 4,137.50, और जब आप ये माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ₹362.50, यानी कि गिरधर को इतना इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा, किसके कंपैरिजन में, राघव के कंपैरिजन में। तो फाइनली यहाँ पर हम लिखेंगे गिरिधर पेज मोर इंटरेस्ट बाय ₹362.50। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, कंसीडर एन अमाउंट ₹1,000 इफ दिस ग्रोज एट 10% पर एनम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल व्हेन कंपाउंडिंग इज डन वर्सेस व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको प्रिंसिपल दिया गया है ₹1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% पर एनम। अब हमें ये बताना है कि कितने टाइम में ये जो 1,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है ना, ये डबल हो जाएगा, यानी ये अमाउंट कब इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमें बताना है, टाइम हमें बताना है, वो भी दो केसेस में। व्हेन कंपाउंडिंग इज़ डन, उस केस में हमें बताना है कितना टाइम लगेगा इसको डबल होने में, और फिर कंपाउंडिंग इज़ नॉट डन वाले केस में भी बताना है कि उसमें कितना टाइम लगेगा इस 1,000 को डबल होने में। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, इज कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। यानी कि हमें यह भी बताना है कि जो कंपाउंडिंग वाला जो सिनेरियो होता है, कंपाउंडिंग जिसमें कि आपका इंटरेस्ट जुड़ता रहता है प्रिंसिपल में और प्रिंसिपल बढ़ता रहता है, क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है, इसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है। और ये जो नॉट कंपाउंडिंग वाला केस होता है, क्या ये लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है जिसमें थोड़ी कम स्पीड से ग्रोथ होती है। ये हम बाद में बताएंगे, पहले मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले हम पता करते हैं कि डबल होने में कितना टाइम लगेगा कंपाउंडिंग वाले केस में भी और विदाउट कंपाउंडिंग वाले केस में भी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल यानी पी कितना हो गया, ₹1,000। रेट कितना दिया गया हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब हम पहला केस पहले देखते हैं जिसमें हमने लिया व्हेन कंपाउंडिंग इज़ नॉट डन, यानी कि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और हमें ये पता करना है कि कितने टाइम में
ये जो प्रिंसिपल है 1000 कितने टाइम में ये डबल यानी कि 2000 हो जाएगा। यानी हमें पता करना है कितने टाइम में ये अमाउंट 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल यानी P इंटू आर यानी कि रेट इंटू टी यानी टाइम अपॉन में 100। फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल कितना 1000 लिखा, इंटू में रेट कितना लिखा 10 लिखा, इंटू में टाइम, अभी फर्स्ट ईयर की बात हो रही है ना, 1 साल की, तो यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है तो 1 ईयर लिया, अपॉन में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 10 इंटू 10 यानी कि ₹100। अब अगर हम 1 साल की बात करें तो 1 साल के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 प्लस में 100, क्योंकि अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। वही चीज़ यहाँ पर हमने की है ना, तो हमें 1 साल के बाद का अमाउंट पता चल गया 1100। अब हमें तब तक कंटिन्यू करना जब तक कि ये अमाउंट 2000 नहीं हो जाता। ऐसे ही अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो टाइम यहाँ पे 2 ले लेंगे। प्रिंसिपल 1000, रेट आपका 10 और टाइम आप 2 साल ले रहे हैं, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 200। तो 2 साल के बाद आपका जो अमाउंट होगा वो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल 1000, उसमें 200 ऐड कर देंगे तो आपको 2 साल के बाद का अमाउंट मिल जाएगा 1200 रुपीज़। अब हम आते हैं, जैसे इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं, हमने डॉट 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 डाल दिया, इसका मतलब 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर करते करते हम आ गए 10th ईयर पे। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें 10 साल का निकालना है 10 साल के हिसाब से, तो प्रिंसिपल 1000 इंटू में रेट आपका 10 और टाइम आपने 10 लिया, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे ₹1000 आ जाएगा। अब अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स कितना होगा? 10 साल के बाद आपका अमाउंट होगा प्रिंसिपल यानी 1000, उसमें ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का कितना आ गया 1000 रुपीज़। ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2000। देखिए 10 साल के बाद आपका जो अमाउंट है वो 2000 हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1000 से, यानी कि जो प्रिंसिपल था आपका वो था 1000। अब ये अमाउंट कितना बन गया 2000, और वो भी कितने टाइम में? 10 साल में। तो हम क्या लिखेंगे? इट विल टेक 10 ईयर्स टू डबल द अमाउंट, और इसके आगे हमें ये भी लिखना है व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन। व्हेन कंपाउंडिंग इज नॉट डन, यानी कि जब कंपाउंडिंग नहीं होता है उस केस में 10 साल लगेंगे, और ये जो प्रिंसिपल आपका 1000 था वो डबल हो जाएगा 10 साल में। अब हम पता करेंगे कि जब कंपाउंडिंग होता है, व्हेन कंपाउंडिंग इज डन, उस केस में कितना टाइम लगेगा इस प्रिंसिपल 1000 को डबल होने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केस 2 व्हेन कंपाउंडिंग इज डन। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब ये कंपाउंडिंग वाला केस है जिसमें कि आपका इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा प्रिंसिपल में, और हर साल आपको एक नया प्रिंसिपल मिलेगा। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल, उसमें आप ऐड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑफ पी। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल है 1000, और उसके बाद आप इस 1000 का 10% निकालेंगे, और जो भी ये 10% आएगा 1000 का वो इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखा है 1000 प्लस 10% ऑफ 1000 निकालना है, तो 10 अपॉन 100 इंटू में 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1000 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन, 10 इंटू 10 100 हो गया। तो 100 और 1000 और 100 को जब आप ऐड करेंगे तो मिलेगा ₹1100, यानी 1 साल के बाद आपका अमाउंट हो जाएगा ₹1100। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 साल के बाद जो ये अमाउंट आपको मिला है ना, ये अगले साल के लिए अब प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो इस बार आपका प्रिंसिपल है 1100, और उसमें क्या ऐड करेंगे? 10% ऑफ ये जो नया प्रिंसिपल है 1100। अब देखिए ये 1100 लिखा, 10% ऑफ 1100 निकालना है, तो 10 अपॉन 100 इंटू 1100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये 1100 यहाँ पर लिखा, 10 इंटू 11 करेंगे तो मिलेगा 110। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको 2 साल के बाद का जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1210 रुपीज़, और यही आपका 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कब तक ये चलते रहना, जब तक कि 2000 नहीं हो जाता, डबल नहीं हो जाता। देखिए अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स निकालते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल लिखा 1210, उसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ इस प्रिंसिपल का 1210 का, तो ये 1210 यहाँ पर लिखा, 10 अपॉन 100 इंटू 1210 लिखा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी 0 है तो 0 से ये 0 कट गई, 1210, और ये 121 बचा वो यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 साल बाद जो आपका अमाउंट होगा वो होगा ₹1210
331 और ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, इसमें ये प्रिंसिपल लिखेंगे 1331, इसमें 10% ऐड कर देंगे इसी प्रिंसिपल का। तो 1331 प्लस 10/100 इंटू 1331, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 1331 यहाँ एज इट इज़ आ गया, प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ देखिए ये 1331 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये 1331 है और अपोन में ये 10 है, ये 10 यहाँ नीचे लिखिए, नीचे से जीरो हटाएंगे, डेसिमल यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 133.1, तो यहाँ हमने लिखा 133.1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1464.1। लेकिन हम पैसे को कभी ऐसे नहीं लिखते, हम इस तरीके से बोलते हैं 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, तो आप आगे जीरो भी लगाएंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो आपको 4 साल बाद का जो अमाउंट मिल गया है वो है ₹1464.10, यानी कि 1464 रुपये 10 पैसे। लेकिन अभी भी ये डबल नहीं हुआ है, तो अभी और आगे बढ़ते हैं। अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, अब ये जो 4 ईयर के बाद जो अमाउंट था ये प्रिंसिपल बन जाएगा 5वें साल के लिए। तो यहाँ लिखा प्रिंसिपल 1464.10, इसमें 10% ऐड कर देंगे इसी प्रिंसिपल का। तो यहाँ लिखेंगे 1464.10 प्लस 10/100 इंटू 1464.10। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब ये 1464.10 यहाँ एज इट इज़। अब यहाँ पर है 1464.10, अपोन में ये 10 है, नीचे से जीरो हटाएंगे, डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होकर लेफ्ट में यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 146.41। तो हमने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही लिया है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको जो 5 साल बाद का जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा ₹1610.51 पैसा। दूसरे शब्दों में कहे तो 1610.51 रुपये। अब अभी भी ये डबल नहीं हुआ है, तो अब हम आते हैं 6th ईयर पे, यानी कि 6 साल के बाद क्या अमाउंट होगा अब उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये नया प्रिंसिपल हमने ले लिया 1610.51, प्लस कर देंगे इसी का 10%। तो ये 1610.51 प्लस 10/100 इंटू ये जो प्रिंसिपल था ये यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये जीरो से जीरो काट देंगे, अब ये 1610.51 यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 1610.51, अपोन में ये 10 है, तो नीचे से जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 161.051। अब इनको ऐड करेंगे तो उसके बाद हमने जो ये लिखा है 6 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, तो ₹1771.56, ये हमने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक लिया है। अब 6 ईयर्स के बाद का ये अमाउंट बन गया, अभी भी ये 2000 नहीं हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ये अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपने यही याद रखनी है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपका जो आप जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर आपको एक अमाउंट मिल जाता है, जैसे यहाँ पर हमें ये अमाउंट मिल गया और वही अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, अब देखिए 7 ईयर्स के बाद अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, तो ये आपने लिखा इस साल का जो प्रिंसिपल है 177.56, प्लस कर देंगे इसी का 10%, ये इंटरेस्ट आ जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 177.56 प्लस 10/100 इंटू 177.56 का 10% निकाल रहे, तो जीरो से जीरो काट दी। अब ये 177.56 प्लस, अब यहाँ पर जब नीचे से जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 177.156। इन दोनों को अब आप ऐड कर देंगे तो आपको 7 ईयर्स के बाद का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, वो है ₹1948.72, और ये हमने डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लिया है। अब आप देख सकते हैं कि 2000 के काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है। ठीक है, तो अगली बार जो हम करेंगे ना 8 ईयर्स का, उसमें ये 2000 क्रॉस कर जाएगा, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट 7 ईयर्स आएगा, 7 ईयर्स के आसपास, या कह सकते हैं कि 7 ईयर्स से हल्का सा ऊपर। ठीक है, तो देखिए अमाउंट आफ्टर 8 ईयर्स, अब ये आपका जो लास्ट ईयर का अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगा 1948.72, इसमें प्लस कर देंगे इसी का 10%, तो 1948.72 प्लस 10/100 इंटू, यानी इसी प्रिंसिपल का 10% निकालना, जीरो से जीरो काटेंगे, फिर ये 9, ये यहाँ पर इसको ज़रा ठीक करके लिख लेते हैं, ये होना चाहिए 1948.72। ठीक है, 1948.72 दोबारा यहाँ लिखा, जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिख दिया, प्लस अब यहाँ नीचे से अगर आप ये जीरो हटाते हैं तो यहाँ डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 194.87, और हमने ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ही लिया है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा
2143.59। अब आप देख सकते हैं कि अब ये अमाउंट डबल को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 7 साल से हल्का सा टाइम ऊपर लगेगा और ये अमाउंट डबल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, आफ्टर 7 ईयर्स द अमाउंट विल बी डबल। आप इसको ये भी लिख सकते हैं आफ्टर अप्रोक्सीमेट 7 ईयर्स, यानी 7 साल और उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और फिर ये अमाउंट डबल हो जाएगा। जबकि हमने जो विदाउट कंपाउंडिंग देखा था उसमें 10 साल लग रहे थे डबल होने में, यहाँ 7 साल के आसपास का टाइम लग रहा है और ये अमाउंट डबल हो गया है। अब इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा गया था, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया था, इज कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर ग्रोथ। यानी ये जो कंपाउंडिंग वाला केस होता है, क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल है, और ये जो नॉट कंपाउंडिंग वाला जो हम देखते हैं, क्या वो ये एक लीनियर ग्रोथ का एग्जाम्पल है। देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब जिसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है, और जो आपकी लीनियर ग्रोथ होती है इसमें जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आप नॉट कंपाउंडिंग वाला केस देखते हैं तो 10 साल लगते हैं अमाउंट डबल होने में, जबकि कंपाउंडिंग वाले केस में, विद कंपाउंडिंग वाले केस में लगभग 7 साल के आसपास में ही अमाउंट डबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंडिंग वाला केस होता है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नज़र आती है, तेज ग्रोथ, एक स्पीड के साथ होती हुई ग्रोथ नज़र आती है। जबकि अगर आप नॉट कंपाउंडिंग वाला केस देखेंगे तो उसमें लीनियर ग्रोथ नज़र आती है, यानी कि जो स्पीड होती है थोड़ी कम रहती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, और इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज राइजिंग बाय अबाउट 3% एवरी ईयर। यानी एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 3% इंक्रीज हो जाती है। अब आगे देखिए, इफ द करंट पॉपुलेशन इज 1.5 करोड़, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। यानी अगर इस सिटी की करंट पॉपुलेशन अगर 1.5 करोड़ है तो 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स इस सिटी की कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी वो हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है ना वो यूज़ होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं कि जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके पिछले प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि जो भी पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी वो जो पिछली पॉपुलेशन है उसमें वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, इनिशियल पॉपुलेशन यानी जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है ये यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल होता है ना वो प्रिंसिपल का काम करेगी, तो इसको हमने पी से डिनोट किया है। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो गई 1.5 करोड़, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। इसी को नंबर्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 करोड़ को हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे 1 करोड़ 50 लाख लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यानी कि आप 1.5 करोड़ कहिए या 1 करोड़ 50 लाख कहिए, बात एक ही है। इसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, ये कितना दिया गया 3% एवरी ईयर। हर साल जो इस सिटी की पॉपुलेशन है वो 3% इंक्रीज हो जाती है, हमें बताया गया। फिर टाइम कितना दिया गया हमें, टी यानी टाइम 3 ईयर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 साल बाद इस सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ पर आप बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, अमाउंट इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल 1 + R/100, और ऊपर हम ये टी या एन लिखते हैं टाइम के लिए। सेम यही चीज़ यहाँ पर होगी, बस यहाँ पर पी का मतलब प्रिंसिपल ना होकर इनिशियल पॉपुलेशन है, ब्रैकेट में 1 + R जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ है अपॉन में 100, और ऊपर टाइम कितना आ जाएगा 3। और यहाँ पर जो काम ये ए करता है यानी अमाउंट, उसकी जगह यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अब बस यहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 1 करोड़ 50 लाख, वो हमने लिख दिया। उसके बाद 1 + रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 3 अपॉन में 100, और ऊपर टाइम हमारा कितना है 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 1 करोड़ 50 लाख यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है इसका मतलब। तो यहाँ पर 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया, 100 को 1 से डिवाइड किया, अब बचेगा 100, 100 इंटू ऊपर वाले 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। फिर यहाँ पर प्लस का साइन, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 3, और ऊपर आपकी जो पावर चल रही है वो कितनी है 3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 करोड़ 50 लाख यहाँ पर लिखा, ये 103 अपॉन में ये 100, और ऊपर पावर कितनी है 3। अब ये पावर 3 है ना, तो इसका मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 1 करोड़ 50 लाख लिखा, इंटू में 103 अपॉन में 100, इंटू में 103 अपॉन में 100, इंटू में 103 अपॉन में 100।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, इसके बाद ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई। यहाँ पर क्या बचा? 15 इंटू में 103 इंटू में 103 इंटू में 103। अब आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको ये नंबर मिलेगा 16390,905। अब इसको अगर हम करोड़ में बोले तो ये पॉपुलेशन कितनी हो गई 3 साल के बाद? 1,63,90,905। अब आप इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से दिखाना चाहते हैं तो वैसे भी दिखा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से शो करते हैं या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से शो करते हैं। तो ये फाइनल पॉपुलेशन 3 साल बाद कितनी आ गई? 1,63,90,905। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इन अ लेबोरेटरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। एक लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना वो पर आवर 2.5% उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर आवर 2.5% बढ़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ़ द इनिशियल काउंट इज़ 5,06,000। यानी स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया था 5,06,000, तो 2 आवर्स के बाद ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? अगर पर आवर 2.5% के हिसाब से ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये हमें बताना है कि 2 घंटे बाद ये इनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इनिशियल काउंट, जिसको कि पी से डिनोट करेंगे, 5,06,000। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी बताई गई है? 5,06,000। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, जैसे वो हमने कंपाउंड के तरीके से सोल्व किया था ना, उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल काउंट हो गया 5,06,000। रेट ऑफ इंक्रीज कितना बताया गया? इसको आर से डिनोट करेंगे, 2.5% पर आवर। और टाइम कितना बताया गया है? 2 आवर्स। और यहाँ पर हमें ये पता करना है कि 2 आवर्स के बाद इन बैक्टीरियाज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बिल्कुल कंपाउंड जैसे हम करते हैं, कंपाउंड वाला केस उसी तरीके से जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने। तो अमाउंट किसके इक्वल होता है? अमाउंट होता है पी यानी प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 + R/100, और ऊपर आपका टी यानी टाइम आ जाता है। यहाँ अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। पी यानी प्रिंसिपल की जगह इनिशियल काउंट आ जाएगा। ठीक है, और 1 + R/100 होगा, और ऊपर ये टाइम लिख देंगे। अब देखिए पी की जगह आप लिखेंगे इनका जो इनिशियल काउंट है बैक्टीरिया का 5,06,000। ठीक है, 1 + R कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5, अपॉन में ये 100, और ऊपर टाइम कितना आ जाएगा? 2 आवर्स है ना, तो 2 लिखेंगे ऊपर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये 5,06,000। अब ध्यान से देखिए 1 + 2.5 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 100 से। अब नीचे से 2 ज़ीरो हटा देंगे तो डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, उसके आगे एक ज़ीरो लगाइए, और उसके लेफ्ट में आप डेसिमल ले आइए, और इसके लेफ्ट में भी ये ज़ीरो लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 0.025। यानी जब आपने इसको ये हमें क्या दिया गया था? 2.5। जब आपने 2.5 को 100 से डिवाइड किया तो आपको मिला 0.025। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.025। पावर कितनी है? 2। अब ध्यान से देखिए 5,06,000 है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन का क्या मतलब हो कि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.025, और इसका स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पर ये स्क्वायर लगा दीजिए। ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये आपकी चॉइस है कि यहाँ पर आप लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ये अंडरस्टूड है कि ब्रैकेट और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.025 इंटू में 1.025। अब आपको क्या मिल गया? 5,06,000 इंटू 1.025 इंटू 1.025। अब इसको एज इट इज़ लिखिए 5,06,000। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1.025 इंटू 1.025, तो आपको मिलेगा 1.050625। अब आपको ये जो दो नंबर मिले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,06,000 और 1.050625। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 531,616.25।
यानी कि आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी 5,31,616.25। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।